प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। क्या पाकिस्तान फिर तख्ता पलट की राह पर है? पूर्व प्रधानमंत्री सईद खाकान अब्बासी के ताज़ा बयान से सवाल उठने लगा है। अब्बासी ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में जैसे मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट हैं, ऐसे में सेना तख्ता पलट कर सकती है। उन्होंने कहा कि अतीत में सेना ने बहुत कम गंभीर परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया है। एक इंटरव्यू में अब्बासी ने कहा कि अगर सिस्टम फेल हुआ, ये सब संस्थानों के बीच संघर्ष होता है और राजनीतिक नेतृत्व आगे बढ़ने में असमर्थ होता है, तो मार्शल लॉ लग सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में बहुत समान स्थितियों में काफ़ी लंबे समय तक मार्शल लॉ रहा है। अब्बासी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समाज और संस्थानों के बीच संघर्ष बहुत गहरा हो गया, तो ऐसी स्थिति में सेना भी कदम उठा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि कई देशों में ऐसा हो चुका है। जब राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है, तब अतिरिक्त संवैधानिक उपाय होते हैं। हालांकि पीएमएलएन नेता ने उम्मीद जताई कि सेना मार्शल लॉ लगाने के विकल्प पर विचार नहीं कर रही। पूर्व पीएम ने यह भी कहा कि अगर सेना ने सत्ता अपने हाथों में ले ली, तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान ने पहले कभी भी इतनी अधिक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति नहीं देखी है। बहुत कम गंभीर परिस्थितियों में ही सेना ने सत्ता संभाली है। अब्बासी ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हर राजनीतिक दल आज 12 महीने से सरकार में है, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। यह वास्तव में गहरा संकट है। उन्होंने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान, पीएमएलएन सुप्रीमो नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से बातचीत कर आगे का रास्ता निकालने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हमें नेतृत्व से शुरुआत करने की ज़रूरत है और फिर सब कुछ वहीं से ठीक होगा। पूर्व पीएम ने यह भी कहा कि अगर सेना ने सत्ता अपने हाथों में ली, तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान ने पहले कभी भी इतनी अधिक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति नहीं देखी है। बहुत कम गंभीर परिस्थितियों में ही सेना ने सत्ता संभाली है। चलिए ताइवान की हम बात कर लें। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे विवाद से चीन और ताइवान के बीच के आर्थिक संबंध में लगातार गिरावट आ रही है। चीन में व्यापार कर रही कई ताइवानी फर्म चीन छोड़कर भागने लगी हैं। चीन और हांगकांग को ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात की वृद्धि दर, जो कि 2020 और 21 के 24% थी, 2022 में 11% रह गई है। 2018-19 के बाद चीन में ताइवानी कंपनियों का निवेश घटकर 50% रह गया है। इस गिरावट की बड़ी वजह चीन के लिए अमेरिका की व्यापार नीतियों में लगातार हो रहे बदलाव हैं। चीन के आर्थिक मंत्रालय से संबद्ध निवेश समीक्षा आयोग के एक ताज़ा आंकड़े के अनुसार ताइवान का निवेश इस वर्ष की पहली तिमाही में 10.40% घटकर $758 मिलियन पर आ गया है। आने वाले दिनों में ताइवान का निवेश घटकर 14% आ सकता है। मालूम हो कि ताइवान की कंपनियां पारंपरिक रूप से चीन की सबसे बड़ी निवेशकों में से एक हैं। ये पिछले एक दशक से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नए पूंजीगत व्यय को कम कर रही हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी कंपनियों को चीन से अलग करने के लिए जोर देने के बाद से ही मंदी तेज हो गई है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय में और बढ़ गई है। हालांकि चीनी मीडिया के मुताबिक मंदी के बावजूद ताइवान की फर्मों ने पिछले साल चीन से रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। आइए अब हम जो है थोड़ा भूकंप के बारे में बात कर लें। दुनिया भर में भूकंप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच सोमवार सुबह न्यूजीलैंड में काफ़ी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भूकंप की रिक्टर स्केल की तीव्रता 7.2 दर्ज की गई है। हालांकि किसी तरह का कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। बिगड़ते पारिस्थितिक तंत्र और मानव प्रेरित जलवायु असंतुलन से पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन नई चुनौतियां बढ़ रही हैं। तापमान का बढ़ना, हिमनदों का पिघलना और टूटना, मानसून की बारिश और बर्फबारी में कमी, विनाशकारी बाढ़ और भूकंप में वृद्धि जैसे परिवर्तन इसके उदाहरण हैं। एनसीएस के अनुसार भूकंप के झटके सुबह 6:11 न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित कर्माडेक आइलैंड पर महसूस किए गए। हालांकि अभी तक इस किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने बताया कि यह भूकंप ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे गहराई में आया है। बता दें कि पिछले महीने भी न्यूजीलैंड में खतरनाक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब भी कर्माडेक आइलैंड के पास ही धरती कांपी थी। तब भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 आंकी गई थी। आइए अब हम जो है पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा और संक्षेप में बात कर लें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई को भारत के राज्य गोवा में होने वाले एक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। बिलावल गोवा की राजधानी पणजी में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ सम्मेलन के लिए भारत में होंगे, लेकिन उनकी यात्रा से पहले ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट
हामिद मीर का एक वायरल वीडियो आ गया है। इस वीडियो की वजह से पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। वीडियो में मीर ने पूर्व पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को लेकर जो दावा किया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों की माने तो यह सब कुछ बिलावल की भारत यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया प्रयास हो सकता है। पाकिस्तानी राजनीति पर करीब से नज़र रखने वाली और इसकी जानकार आयशा सिद्दीकी की माने तो दो पाकिस्तानी पत्रकारों के बीच हुआ एक खुलासा कुछ नहीं है, बस बिलावल दौरे को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है। आयशा साउथ एशिया इंस्टीट्यूट से भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि यह बात ध्यान देने वाली है कि सब कुछ बाजवा अकेले नहीं कर रहे थे, बल्कि दूसरे जनरल भी वहाँ पर मौजूद थे। मीर ने एक और पत्रकार झारा नसीम के साथ बातचीत में कहा कि जनरल बाजवा ने कश्मीर पर पर्दे के पीछे एक डील की थी। उनकी माने तो बाजवा ने 25 जनवरी के सामने बात कबूल की थी कि पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स बेकार हैं और उनमें डीजल तक डलवाने के लिए पैसे नहीं हैं। बाजवा ने यह बात भी कही थी कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ने के योग्य नहीं है। मीर के मुताबिक बाजवा ने नियंत्रण रेखा LOC पर युद्धविराम के साथ ही कश्मीर पर एक डील की थी। इस युद्धविराम के बाद अप्रैल 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने वाले थे, लेकिन तत्कालीन इमरान खान सरकार में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को यह बात नागवार गुजर रही थी। उन्होंने बाजवा से कहा था कि यह सब कुछ भारत की तरफ से बिछाया हुआ एक जाल हो सकता है। पाकिस्तान के एक और जर्नलिस्ट परवेज आलम के मुताबिक यह बात कोई नई नहीं है। आज जो बात मीर और झारा नसीम के बीच हुई है वही बात आयशा सिद्दीकी ने काफ़ी समय पहले कह दी थी। आयशा का कहना है कि इस बार यह बात सामने आई है, इसका मकसद सिर्फ बिलावल भुट्टो के भारत दौरे को नुकसान पहुंचाना है। PM मोदी के पाकिस्तान दौरे की बात सामने आना हामिद मीर के अलावा एक और पत्रकार जावेद चौधरी ने भी इस बात को कहा था। 22 अप्रैल को मीर ने फिर इस बात को दोहराया है। मीर का कहना था कि इस प्रस्तावित दौरे की वजह से बाजवा और इमरान सरकार के बीच काफ़ी तनाव पैदा हो गया था। अपने वीडियो शो में पत्रकार नसीम झारा के साथ बातचीत में मीर ने यह खुलासा दोबारा किया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के पाकिस्तान जाने के विचार को पाकिस्तानी न्यायपालिका के चुनाव कराने की जिद और जनरल बाजवा द्वारा भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश में निभाई गई भूमिका से जोड़ा है। आइए हम थोड़ा सूडान के बारे में बात कर ले। जी हाँ, अगर आपका कोई भी अपना सूडान में फंसा है तो टेंशन मत लीजिए। भारतीय वायुसेना के दो C-130J हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान सऊदी के जेद्दा में खड़े हैं। नौसेना का एक जहाज सुमेधा इस समय पोर्ट सूडान पर खड़ा है। सरकार ने कहा कि भारतीयों को निकालने का प्लान तैयार है और जैसे ही ज़मीन पर सुरक्षा की स्थिति थोड़ी बेहतर होती है आगे बढ़ा जाएगा। शुक्रवार को PM मोदी की बैठक के बाद 2 सुपर हरक्यूलिस विमान तैनात करने का फैसला लिया गया। भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार सूडान अधिकारियों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अमेरिका के संपर्क में है। शनिवार को 3 भारतीयों को सऊदी अरब ने बाहर निकाला है। सूडान सेना ने कहा है कि वह सैन्य विमान से विदेशी नागरिकों और राजनयिकों को निकालने के मिशन में सहयोग करेगी। भारत सरकार ने कहा कि सूडान का एयरस्पेस इस समय विदेशी प्लेन के लिए बंद है। खार्तूम में गोलाबारी हो रही है, ऐसे में सरकार अपने प्लान पर आगे बढ़ने से पहले सही मौके का इंतजार कर रही है। भारतीय दूतावास अपने लोगों के संपर्क में है और उनसे बेवजह जोखिम नहीं लेने को कहा है। अमेरिकी सेना ने हाल में खार्तूम से अपने दूतावास के 100 स्टाफर को एयरलिफ्ट किया है। ऐसे में समझना महत्वपूर्ण है कि भारत से जो 2 प्लेन और एक जहाज पहुंचे हैं उनसे कैसे लोगों को निकाला जाएगा। फिलहाल सरकार सही मौके का इंतजार कर रही है क्योंकि गोलाबारी के बीच लोगों को निकालना जोखिम भरा हो सकता है। C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना का जंबो जेट है। राहत एवं बचाव कार्यों में इस प्लेन की खूब मदद दी जाती है। 2 साल पहले जब अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोग फंसे थे तब उन्हें निकालने के लिए भी वायुसेना के C-130J प्लेन को भेजा गया था। इसे दुनिया का सबसे मॉडर्न एयरलिफ्ट कहा जाता है। ये किसी भी मौसम में और थोड़े मुश्किल हालात में भी लैंड कर सकता है। ये एक सामान्य कार्गो प्लेन नहीं है। हवा में ईंधन भरने, पैराड्रॉप सुविधा, निगरानी की क्षमता इसमें विशेष बनाती है। मानवीय संकट हो या राहत पहुंचानी हो, यह जंबो जेट पहुंच जाता है। इसमें एक साथ करीब 150 सैनिक अपने साजो सामान के साथ मिशन पर जा सकते हैं। यही 2 प्लेन सऊदी अरब के जिद्दा में पहुंचे हुए हैं। अब हम INS सुमेधा के बारे में भी बात कर ले। भारतीय नौसेना का यह जहाज मार्च में अल्जीरिया में था। जैसे ही सूडान में संकट घिराया, इस जहाज को हिंसाग्रस्त देश के करीब पहुंचा दिया गया है। INS सुमेधा के लिए इलाका कोई नया नहीं है। ये कई बार UAE और आसपास के इलाकों में जा चुका है। इसे मार्च 2014 में कमीशन किया गया था। यह हथियार और सेंसर प्रणाली से लैस है। इससे एक बार में 100 से ज़्यादा लोगों को लाया जा सकता है। प्लेन और जहाज़ दोनों सुपर कैटेगरी के हैं। इससे साफ है कि भारत सरकार कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूडान से निकालने की तैयारी में है। गोलाबारी कम होने पर राजधानी खार्तूम से लोगों को पोर्ट सूडान लाया जाएगा, जहां से जहाज और एयरफोर्स के प्लेन की मदद से लोगों को स्वदेश लाने का प्लान हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।